लोगों के ना बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाते हैं। घर में ये लोग मिलके पैसा बहुत कमाते हैं और रात दिन पैसे की चिंता करते रहते हैं। और इवन उनके यंग बच्चों के भी बालों में सफेदी जल्दी आ जाती है। ये पहचान है। और उन्हें हमेशा फील होता है हम इतना कमाते हैं पर पैसा जो है बरकत नहीं हो रही। और कभी कभी उनको लगता है कि हमारी मान हानि हो गई। बेइज्जती उनको लगती है कि हमारी बेइज्जती हो गई, किसी मित्र ने कर दी बेइज्जती, कभी रिश्तेदार ने कर दी, कभी कुछ कर दी। तो उनको बार बार ये मान हानि का जो है, अपमान का घूंट पीना पड़ता है। तो ये चीजें मैंने करवाई हैं। अब ऐसे लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए अगर हमारी कुंडली में ये योग मिलते हैं? सबसे पहली बात, उन्हें अपने घर से निकलते ही देखना है अपने घर के साथ में कोई पीपल का पेड़ लगा हो, या कोई मंदिर हो, कोई धर्म स्थान हो, या उनके गली के अंदर हो। उसको नुकसान नहीं पहुंचाना, उसकी उल्टा सेवा करनी है। वहां पर कुछ ना कुछ चीजें करते रहना चाहिए। दान पुण्य। लाल किताब कहती है जो ऋण से बंधा हुआ जातक है, उसे अपने ब्लड से रिलेटेड जितने भी रिश्तेदार हैं, अपने भाई, माँ बाप, चाचा, ताऊ, सबसे पैसा इकट्ठा करके दान पुण्य करना चाहिए। यानी पिछले जन्म का जो हिसाब किताब का चुकता है, उसमें आप अकेले ही नहीं, सभी से पैसा इकट्ठा करके आपने उपाय करना है। अब यहाँ तकलीफ हो जाती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाती है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है? आज के दौर में कोई किसी को पैसा मांग करके राजी नहीं, क्योंकि लोगों को डाउट ही रहता है पता नहीं कौन क्या किया कराया कराया, कोई टोना टोटका तो नहीं करा देगा, कोई पैसा क्यों मांग रहा है? क्योंकि हर एक के पास पैसा इतना है। और मैंने कहा गुरु श्राप वाले के पास तो पैसा होता ही होता है। तो सामने वाला भी बड़ा टेंशन में आ जाता है, यार ये क्या भाई जो है 1500 रुपये मांग रहा है, 2000 रुपये मांग रहा है कि उपाय करूंगा है, जबकि ये उल्टा ही मुझे 5000 रुपये दे दे। तो कहीं इसको कुछ गलत नियति से तो काम नहीं कर रहा। इस शर्म के मारे वो घर परिवार से पैसा खुद ही नहीं मांगते। टिकल प्रॉब्लम आई है। पर मेरा अपना मानना ये है कि उपाय करते समय, खास करके लाल किताब का ये ऋण वाला, बिल्कुल ना शर्माएं, क्योंकि हमें अपनी ईगो को छोड़ना है। और गुरु जिसका पीड़ित होगा उसमें उतनी ही ईगो होगी, ये ध्यान रखना। वो बड़ा ईगो फुल होता है क्योंकि मन तो साफ होता नहीं उसका। तो वो हमेशा जो है इसी चक्कर में रहता है, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या सोचेगा, इसलिए वो मांगता ही नहीं। तो हमारे सामने लोग खुद ही मना कर देते, मतलब वो ट्राई भी नहीं करते, कर देते। पर फिर भी हमने देखा है, जो लोग ईमानदारी से अपने खानदान के लोगों को असली बात बता देते हैं, भाई हमारे पितृ श्राप है या गुरु श्राप लगा हुआ है, हमें फलाना पंडित जी ने बताया है और इस तरह से हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं और हम फलाना उपाय करना चाहते हैं, आप अपने हिस्से का कुछ पैसा दे दो। अब वो जो भी दें, यहाँ तक तो है कि जो भी दें, वैसे तो है बराबर मात्रा में, मान लो 4 भाई हैं और अगर आपके है तो चारों भाइयों से बराबर मात्रा में लेना चाहिए, लाल किताब में लिखा है। पर चलो वो नहीं भी देते तो किसी की व्यवस्था कैसी है कैसी नहीं है, तो जो भी मिले, और अगर जो मांगने पर ना दे, ये आगे तक आपने ये याद रखना है, मांगने पर ना दे, उसके हिस्से का 10 गुना आपने देना है। तो उपाय करना है। तो हमने देखा है जो लोग बिल्कुल नहीं मांगते हैं, अपनी ईगो के चलते हुए, उनके उपाय इतने कारगर नहीं। और जो मांग लेते हैं, बेशक वो सामने वाली पार्टी ना दे, फिर वो उनके एवज में उसका 10 गुना करके, मल्टीप्लाई करके, नियम बना करके उसको दान पुण्य करना चाहिए। सबसे आसान उपाय क्या है, जो कम कीमत का भी है और बहुत ही पुण्यदायक है? पीपल के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगवाना, पीपल के पेड़ की रक्षा करना, और जीवन में पीपल का पेड़ नहीं कटवाना। गुरु का, ब्राह्मण का, मंदिर का अपमान नहीं करना। अगर आपका मैच नहीं करता, दिमाग मैच नहीं खा रहा है पंडित जी के साथ, तो उसका अपमान मत करो, जाने दो।
और अपने वो देखो। और ऐसे लोगों को अपने कुल पुरोहित वो होता है जो आपके बाप दादा के टाइम से जो पंडित जी आपके घर आते हैं, या आपके परिवार वाले लोग जिन पंडितों के पास जाते रहे हैं या जिनसे पारिवारिक संबंध रहे हैं, या जिन्हें आप अपना गुरु मानते हैं, कुछ ना कुछ साल भर में दान पुण्य जरूर करते रहिए, कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट के रूप में देते रहिए। चाहे आप कोई पीली मिठाई दियाएं साल भर में, वो भी चलेगी। लाल किताब श्रद्धा को ज्यादा मानती है, वो आपकी इंटेंशन को ज्यादा मानती है कि आप प्रयास कर रहे हैं, आप उनके प्रति सम्मान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी से उपाय हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप 20 किलो मिठाई लेके जाएं जब भी जाएं, या गोल्ड की चेन लेके जाएंगे तो ही आपका श्राप खत्म होगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपने सम्मान दिखाना, रेस्पेक्ट दिखाना, पीला फल, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी, कोई भी चीज आप बृहस्पति का सामान, पीला वस्त्र, ब्राह्मण वस्त्र, या उनके कोई काम में आने वाली चीज को भी दान करके वो काम कर सकते हो। तो अपना कुल पुरोहित का सम्मान रखना है। और जिन भी पंडितों से आप पाठ पूजा करवाते रहते हो, जिनके ये पितृ श्राप गुरु श्राप हो, उन्हें मौके ढूंढने चाहिए कि किसी तरह ब्राह्मण हमारे घर में आए और किसी प्रकार की पाठ पूजा आए। उन्हें अपने घर में विद्वान ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए। जो विद्वान ब्राह्मण का मतलब मेरा यहाँ जाति से नहीं है, मैं फिर से कहूंगा, जो भी विद्वान व्यक्ति है, स्पिरिचुअल व्यक्ति है, नॉलेजफुल है, एथिकल है। नॉन एथिकल को मत बुला लेना, दो चार जेल में है उस टाइप के नहीं बुला लेना। बस जो एथिकल है, बेशक वो सिंपल आदमी हो, घर में बुलाओ, उनको मान सम्मान करो, उनको खाना खिलाओ, उनको सेवा करो, और सबसे बड़ा है उनका आशीर्वाद लो, पाँव छू करके आशीर्वाद दो। ये भी नहीं हो पाता तो मंदिर में चले जाओ, जहाँ पे पंडित जी होते हैं, उनको पैर हाथ लगा, मतलब अपने चरण छू करके स्पर्श करके कुछ दक्षिणा दे करके सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करो। ऐसे लोगों को किसी भी बहाने से पाठ पूजा अपने घर में बार बार करवाते रहना चाहिए कि किसी कारण से, किसी भी रीजन से आपका कुछ पैसा ब्राह्मण के लिए जाना चाहिए। चाहे वो आप मंत्र जाप कराते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, कोई मंत्र अनुष्ठान करवाते हैं, कोई ग्रह शांति कराते हैं, ये सब करने से, क्योंकि उससे उस ब्राह्मण को भी परिवार पलता है उसका, तो वो दान पुण्य में लगता है, तो गुरु श्राप पितृ श्राप डाउन पड़ जाता है। तो सिंपल बात है, ये मैंने बड़े आसान तरीकों से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। गायों को भी आप हरा चारा खिलाते हैं, गायत्री मंत्र का जाप अनुष्ठान करते हैं, इन सब से भी जो है आपके पितृ दोष की शांति हो गया। चलो, अब हम दूसरा करेंगे, नंबर 2 पे करेंगे। दूसरा ऋण है स्त्री ऋण, इसे भी स्त्री श्राप भी कहा गया है। हाँ गायत्री जी। सर ये पितृ ऋण और जो ये पितरों का दोष होता है, ये एक ही चीज होती है? एक ही चीज, जी सर, ठीक है। एक ही चीज। पर जो है लाल किताब क्या कहती है कि वो गुरु ऋण को ज्यादा पावरफुल मानती है, चीज वही है, पर पितृ ऋण में बहुत सारी चीजें और भी आ जाती है। जैसे कि सूर्य का पीड़ित होना, सूर्य और राहु एक साथ होंगे तो भी पितृ ऋण माना जाता है, क्योंकि सूर्य पिता है, पिता यानी पितृ, पिता से आने वाला कष्ट, तो वो सूर्य को भी इन्वॉल्व करते हैं वैदिक में, वो भी पितृ ऋण है। परंतु लाल किताब इसमें नहीं इन्वॉल्व करती, वो ज्यादा से ज्यादा गुरु को ही ज्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि गुरु को हम बड़े बुजुर्गों का ग्रह मानते हैं। बड़े बुजुर्गों से आने वाला आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों से मिलने वाली सलाह, ये हमारे गुरु ग्रह पर ही करती है। कई बार कुछ लोगों के बड़े बुजुर्ग भी निकम्मे होते हैं, उन्हें सलाह ही उल्टी सीधी देके जाते हैं। वो खुद तो पट्टे जिंदगी में अच्छा काम करते नहीं, और अपने बच्चों को उल्टी शिक्षाएं दे जाते हैं और उन्हें करने देते नहीं, अगर वो करना भी चाहें तो ये जो बड़े बुजुर्गों से मिलने वाली जो सलाहें होती हैं, वो सभी की सभी
और आशीर्वाद दोनों ही, ये गुरु के अच्छे होने से ही अच्छा होता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। नंबर 2, जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, स्त्री श्राप। लाल किताब में स्त्री श्राप का बहुत बड़ा महत्व है। अब यहाँ समझना ये है, स्त्री श्राप क्या पुरुष की कुंडली में ही होगा? नहीं, लाल किताब कहती है नहीं, ये स्त्री की कुंडली में भी हो सकता है और ये पुरुष की कुंडली में भी हो सकता है। और यहाँ पर शुक्र ग्रह मैरिज लाइफ के लिए, औरत का भी शुक्र मैरिज लाइफ के लिए है और पुरुष का भी मैरिज लाइफ के लिए शुक्र ग्रह को ही देखा जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? दूसरा भाव और सातवां भाव। दूसरा भाव और सातवां भाव में यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, सूर्य या चंद्रमा, इन 3 ग्रहों में से कोई भी है, राहु, सूर्य या चंद्रमा में से, या तो दूसरे भाव में बैठा हो या 7वें भाव में बैठा हो, अब ये लड़के की हो तो भी और लड़की की हो तो भी स्त्री श्राप माना जाएगा। अब एक चीज ऐड अब मैं कर देता हूं, यदि कुंडली में शुक्र नकारा हो, यानी कि शुक्र पीड़ित हो, जैसे शुक्र राहु के साथ बैठा हो, शुक्र केतु बैठा हो, शुक्र नीच राशि में बैठा हो, आप प्रभाव में हो, तो भी स्त्री श्राप माना जाएगा। और उन लोगों को वही लक्षण आते हैं जो लाल किताब में दिए हुए हैं, क्योंकि लाल किताब में तो इतना ही लिखा है कि दूसरा भाव और 7वें भाव में राहु, सूर्य या चंद्रमा में से कोई भी एक ग्रह बैठेगा तो स्त्री श्राप हो जाएगा। पर मैंने यहाँ एड ऑन कर दिया कि अगर आप देखते हैं किसी के दूसरे 7वें में नहीं ऐसा बैठा हुआ पर शुक्र पीड़ित है, तो भी उस व्यक्ति को स्त्री श्राप के लक्षण मिले। स्त्री श्राप का मतलब क्या हुआ कि पूर्व जन्म में उन्होंने किसी महिला को, किसी स्त्री को तंग किया है, दुखी किया है, अपमानित किया है। लाल किताब लिखती है कि हत्या भी करवा दी। प्रेम में धोखा देना, किसी को प्रेम में धोखा देना, चीटिंग करना आजकल ये एक बड़ी आम बात है। और हम समझते हैं कि हम इंटेलिजेंट हो गए, किसी को बेवकूफ बना करके, प्यार में झांसा दे करके, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करके और छोड़ के भग गए। तो ये जो मानसिक पीड़ाएं होती हैं प्रेम संबंध को खराब करने से, क्योंकि दूसरी पार्टी बेचारी पीड़ित हो जाएगी, तो उससे जो कर्स निकलता है, उसके दिल से जो हाय निकलती है, बस समझ लो ये वही स्त्री श्राप है। औरत की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग आज भी बहुत डरते हैं, इसीलिए आज भी बड़े बुजुर्ग गांव देहातों में ये है कि किसी के घर में लड़की देखने जाओ तो वो कहते हैं हम हाँ ही भर के आएंगे, हम ना नहीं करेंगे भाई, किसी की लड़की को हम नहीं ना करने वाले। हाँ, ये पहले सोच लो, समझ लो, जो दिमाग लगाना पहले लगा लो। अगर हम देखने जाएंगे तो हाँ ही करके आएंगे। मतलब उनकी मंशा ये है कि अब मना करने का मतलब है कि हमने उस लड़की को नकार दिया तो लड़की को पीड़ा हो जाए, मेंटल स्ट्रेस होगा, तो हम वो पाप नहीं लेना चाहते। तो आज भी ये परंपरा है बहुत सारी जगहों पर। और इसीलिए घर वाले कई बार कहते हैं अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो फिर उसी पे डटे रहो, ये नहीं कि आज ये पसंद है कल वो पसंद है, वो काम नहीं करना। अभी लड़के के ऊपर भी एप्लीकेबल है, लड़की के ऊपर भी एप्लीकेबल है। इसलिए जाने अनजाने में ये समय में नौजवान बच्चे बच्चियां ज्यादा स्त्री ऋण पैदा कर रही हैं। अब स्त्री ऋण से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं? नंबर 1 बात तो जीवन में उनको प्रेम का एहसास नहीं है और उन्हें लगता है कि यार हमें सब कुछ मिला बस प्यार नहीं मिला। वो बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, घर गृहस्थी भी चलाते रहते हैं, बट इमोशनल टच, इमोशनल बॉन्डिंग मैरिज लाइफ में उनकी गायब रहती है। कभी कभी तो ध्यान उनका दूसरी जगह रहता है, यानी शादीशुदा जिंदगी में रहते हैं पर मन में कोई और ही रहता है। ठीक है, वो चाहे कुछ करे ना, परंतु दिमाग में दूसरा इंटेंशन भी रहती है, वो भी एक कारण है। अगला है कि जो है अपनी पत्नी से, अपने जीवन साथी से, या जीवन साथी बोलना चाहिए लाल किताब में, अपने जीवन साथी से अनबन रहे।
अपने जीवन साथी की किसी न किसी हरकत को लेकर के टेंशन में रहते हैं। यार ये नहीं करता, ये वो नहीं करता, उनको लगता है कि अपने सपनों का राजकुमार नहीं मिला, उन्हें लगता है कि अपने सपनों का जीवन साथी नहीं मिला, या हमसे गलती हो गई शादी करने में। अब जिन लोगों की कुंडलियों में ये योग होता है, उनकी डिले इन मैरिज, लाल किताब में डिले इन मैरिज का सबसे बड़ा योग ही यही है कि जो मैरिज में डिले कराता है, या तो मंगल कराता है या ये स्त्री ऋण कराता है। तो जिनके स्त्री ऋण होता है उनके साथ ये दिक्कत होती है, घर में चोरी होने के चांसेस बने रहते हैं, बार बार उनके घर से चोरी होना, बटुआ चोरी होना, पर्स चोरी होना, कोई सामान चोरी हो जाना। कभी कभी तो अगर ये ज्यादा बढ़ जाए तो डकैती पड़ जाती है, चोरी बड़े लेवल पर भी हो जाती है। पुरुषों में कोई ना कोई बीमारी बने रहना, और खास करके लेडीज में गायनी प्रॉब्लम, पुरुषों में सेक्सुअल डिसऑर्डर, शुगर की बीमारी, किडनी प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम, ये सभी का सभी संबंध इस योग से है। अब एक समस्या पुरुषों में जो अक्सर देखी जाती है, अगर स्त्री ऋण हो उनके, तो क्या समस्या देखी जाती है? कई बार गलत इंटेंशन की महिलाओं से उनकी दोस्ती हो जाती है और वो महिलाएं उनको फंसाती हैं, पैसा वसूल करती हैं, उनको अपमानित करती हैं। और ये केस आज ही मेरे पास आया सुबह सुबह, और उसने जो बताया कि एक लड़की ने उसको जेल भी भिजवाया, 9 महीने जेल काट के आया वो बंदा, और मैंने कुंडली में देखा उसके स्त्री ऋणी था। तो मैंने वो बात उसने इसलिए खोल करके बताई क्योंकि मैंने कहा तेरे को स्त्री ऋण है, तेरे को स्त्री से खतरा है, तो औरत से बच के रहियो भाई, कोई सिर्फ अपनी औरत के सिवा कहीं इधर उधर मत चक्कर में पड़ियो। तो वो कहता जी मैं यंग एज में था, शादी से पहले मेरे साथ हुआ, एक औरत ने मुझे फंसाया और मैं 9 महीने जेल भी काट के आया हूँ, फिर पैसा दे करके केस रफा दफा हुआ है, उसके बयान वापस करवाए हैं, 100 तरह के फंड हुए हैं। तो वो बड़ा टॉर्चर महसूस करा, और वो आया इसलिए था कि वो औरत फिर से संपर्क स्थापित करना चाहती है उसके साथ, मतलब वो उससे मिलना चाहती है, और वो दूर भागता फिर रहा है, छिपता फिर रहा है। तो ये चीजें जिन लोगों की कुंडली में होती हैं, इवन यहाँ तक गया देखा गया है जिनको स्त्री श्राप होता है, अगर ये ज्यादा मात्रा में हो, कोई भी संसार की स्त्री माँ को छोड़ करके, सिर्फ माँ की शर्त लागू नहीं है, इवन बहन भी इन्वॉल्व है, भाभी भी इन्वॉल्व है, बहन भी अगर उससे प्यार करती है तो पैसे के लिए, मतलब कि इससे कोई फायदा उठा लूं, कोई स्वार्थ पूर्ति कर लूं, तो भाई भाई कहती रहेगी, चारों तरफ घूमती रहेगी, ऊपर से स्नेह दिखाएगी पर अंदर से कोई स्नेह नहीं होगा, आंतरिक रूप से केवल और केवल कोई स्वार्थ पूर्ति का ही मामला होगा। चाहे वो भाभी हो, चाहे बहन हो, या कोई पड़ोस की स्त्री हो, कोई भी रिश्तेदारी की स्त्री हो, ऐसा उनके साथ हो सकता। और जिनके स्त्री ऋण होता है उनको अक्सर लगता है कि जो दूसरी औरत है ना, वही है जो सही है, जो तेरे को समझ पा रही है, और ये उनका इल्यूजन होता है, सिर्फ होता होता कुछ नहीं है, मौके के ऊपर वो पार। तो उन्हें फिर से स्ट्रेस हो जाता है कि यार मेरे साथ तो चीटिंग हो गई। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? पहली बात, इस संसार में जितनी भी महिलाएं हैं सभी का सम्मान करना चाहिए, उनके बारे में कोई भी मिथ्या वचन, कोई गलत बातें ना। कई बार आपस में ये मर्दों में बड़ी भारी समस्या देखी गई है कि किसी के महिला के करैक्टर को लेकर के आपस में बड़ी लच्छेदार बातें करने लग जाते हैं। ऐसी चीजों को, जिनको भी स्त्री श्राप हो, नहीं करना चाहिए। ये महिला का, बेशक वो कोई महिला सुन नहीं रही है, पर ये महिला का अपमान है, ऐसा नहीं करना है। कोशिश करनी है अपने मुंह से किसी भी महिला के करैक्टर की खराबियों को उजागर नहीं करना है जल्दी से। ऐसा नहीं, कोई चर्चा चल रही है ठीक है, पर उसमें बहुत ज्यादा आपको दिलचस्पी नहीं दिखानी है, क्योंकि हमें पता भी चल जाए कि इस महिला का करैक्टर खराब है, हमें दूरी जरूर बना के रखनी है, परंतु उसका अपमान नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसे में क्या होगा, अपनी स्त्री या अपना जीवन साथी, अपना जीवन साथी वो भी उन्हें तंग करेगा। मान लीजिए सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है, सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, या सप्तम भाव में राहु बैठा है, कोई भी बैठा है,
तो वो अपना जीवन साथी भी तंग करेगा, वो भी दुखी करेगा। तो हमें उसके कष्ट को सहन भी करना है और उसकी उल्टा सेवा करनी है। उसको धोखा नहीं देना है, उसको चीटिंग नहीं करनी है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन साथी के साथ चीटिंग नहीं करता तो बहुत हद तक इस जन्म में बचा रहता है, कम से कम उल्टे सीधे आरोप और ये सब चीजों से बचा रहता है। और जो बीमारियां बताई है उनमें भी कमी देखने में पाई गई है। और जो अपना करेक्टर खो बैठते हैं उनके साथ दिक्कत है। अब सप्तम भाव में तो हम सभी को समझ में आ जाता है, सेकंड में समझ में नहीं आता। तो सेकंड लाल किताब कहती है ससुराल है आपकी। लाल किताब कहते हैं ससुराल के लोगों को भी तंग नहीं करना है। कई लोग अपनी सास को बड़ा तंग करते रहते हैं, हैं? और तो कहीं चलता नहीं है, गुस्सा उनको उठा के फोन मार देंगे, है कि तुम्हारे प्रोडक्ट में गड़बड़ आ रही है तो इसको रिप्लेस करो। अब वो कहते हैं रिप्लेसमेंट वारंटी खत्म हो चुकी है? इसी को सही तरीके से आप चलाओ। तो ऐसा भी नहीं करना है। जानबूझ करके अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए ससुराल वालों से बिना मतलब का आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो अब एक चीज क्या समझ में आई, जिनका राहु चंद्रमा या सूर्य सेकंड हाउस में बैठते हैं उनको अपने ससुराल वालों से दिक्कत आती है। और क्यों आएगी दिक्कत, पता चल गया, स्त्री ऋण। तो उन्हें स्त्री ऋण का उपाय करना है। तो उपाय क्या करना है जिस स्त्री ऋण का? गो सेवा सबसे बढ़िया सेवा है। महिलाओं की सेवा करनी है, पर मैंने कहा उनसे संबंध कायम नहीं करने हैं। और निष्पक्ष भाव से, मतलब सच्चे हृदय से उनकी मदद करनी है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है, अपनी आंखों में सम्मान प्रकट करना है, गाय की सेवा करनी। तो लाल किताब इसके बारे में लिखती है 100 से ज्यादा गायें, एक ही दिन में 100 से ज्यादा गायों को बढ़िया खाना खिलाना। अब बढ़िया खाना गाय का क्या हो सकता है, ये गौशाला वाले बताएंगे आपको, है? तो उनके लिए खाना खिला। अब ये उपाय या तो आप लगातार 43 दिन करो, या ये उपाय 43 हफ्ते करो, और अगर प्रॉब्लम सीवियर है तो 43 साल तक, यानी साल में एक बार तक भी आप कर सकते हैं। पर ये उपाय पूर्व जन्म से, मतलब ये उपाय ज्यादा इसलिए करना है क्योंकि ये पूर्व जन्म से रिलेटेड है और इसमें व्यक्ति अपनी मैरिज से रिलेटेड तकलीफों से जूझता रहता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम सीवियर जहां मैंने अक्सर देखी है कि जिनकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु आ जाता है, वो स्त्री ऋण तो हो ही गया, उनमें दो पति पत्नी के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व जरूर मिलेगी और दो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कारण जो है उनके शादीशुदा जिंदगी में बड़ी दिक्कतें होती है। तो उनके लिए एक उपाय लाल किताब स्पेशल सुझाती है। वो कहती है जो टीन का जो डब्बा होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्टील से अलग एक टीन आता है ना, टीन का बर्तन आता है, आप लोग कनस्तर। समझते हैं? हाँ, कनस्तर। कनस्तर पहले बनाते थे, वो करते थे वो टीन के किसी बर्तन में, कोई डिब्बे में या कोई उसमें ले करके, उसमें या तो व्यक्ति गंगा जल भर ले, या नहर का पानी भर ले, या नदी का पानी भर ले, और उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा उसमें डाल दे और उसको टाका लगवा दे, ऊपर से बंद कर दे, मतलब एयर टाइट कर दे उस डब्बे को। पानी, डब्बे को पानी से भरा, उसमें चांदी का चकोर टुकड़ा डाला और उसको ढक्कन बंद करा दिया। उसको क्या लगवाते हैं वो, वेल्डिंग। हैं क्या लगवा देते हैं उसको? वेल्डिंग। हाँ, वेल्डिंग करा वेल्डिंग। दो। वेल्डिंग तो नहीं बोलते उसको, टाका बोलते हैं। टाका लगवा के बंद कर देते हैं। रंगा से करते हैं सर, रंगा बोल के। हाँ, रंगा से टीन। सील कर दो, सील। हाँ, सील कर दो, सील इज। गुरुजी इसमें चांदी का सिक्का क्यों डाला है? चांदी का सिक्का चंद्रमा के लिए डाला है। सर सिक्का की और चकोर टुकड़ा, नहीं सिक्का नहीं बोला मैंने, सिक्का आप लोगों ने गलती से बोल दिया। चकोर टुकड़ा। चकोर टुकड़ा। हाँ। और वो 10 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। बड़ा रखना चाहे बड़ा भी रख सकते हैं, 100 ग्राम रखना चाहे 100 ग्राम भी रख सकते
ये आपकी अपनी हैसियत है। तो इसमें चंद्रमा क्यों डाला है गुरुजी हमने? चंद्रमा शांति देगा यहाँ पर। नहर का पानी, ये जब भी आपको राहु बताया था तो राहु का याद करिएगा, तो मैंने क्या बताया था कि राहु के लिए या तो आप बुध को ठीक करो या आप चंद्रमा को ठीक करो। तो चंद्रमा को ठीक करने से राहु की काट होती है। राहु दो जगह से कटता है, यानी बुध काटता है या चंद्रमा काटता है लाल किताब के अनुसार। और अगर गुरु ठीक होता है तो राहु ऑटोमेटिक ही ठीक होता है, कि फिर राहु असर नहीं करता नेगेटिव, क्योंकि राहु का काम है बुद्धि खराब करना। अब भगवान ने पहले ही गुरु दे दिया आपके जीवन में अच्छा, तो गुरु कौन है? बड़े बुजुर्ग सलाहकार आपके, वो आपकी बुद्धि खराब नहीं होने देंगे। वो टाइम टाइम पर आपको जांचते परखते रहेंगे और बताते रहेंगे तू ये गलत कर रहा है, ये नहीं करना, ये करना है। उसको अच्छी अच्छी सलाह मिलती रहेगी, तो जिससे वो भटकता नहीं है। समझ, या तो गुरु अच्छा हो, तो गुरु का उपाय करके भी राहु के दोष को दूर किया जा सकता है। तो वो सब चीजें आप इसमें भी लागू कर सकते हो, और ये लाल किताब में स्पेशल उपाय लिखा है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उपाय करने में आप अपनी तरफ से भी दिमाग लगा करके कर सकते, ठीक है। अगर किसी के चंद्रमा 7वें भाव में हो, सर इस कनस्तर का करना क्या है? घर में रखना है। ओके ठीक है सर। और चांदी अगर 1 किलो रखने के मूड हो तो मेरे पास भिजवा देना। सर ये आफ्टर मैरिज उपाय करें कि पहले भी कर सकते हैं, अगर किसी कुंडली में ऐसी सिचुएशन? नहीं, ये तो पता चलते ही ये उपाय करने हैं। विवाह ये के बाद ही पता लगे। नहीं, विवाह से पहले ही पता चल जाता है सर। इसमें क्या है कि मैरिज नहीं हो पाती जल्दी से। इवन उनके बच्चों की मैरिज में भी दिक्कतें आती हैं। उनके बच्चों की मैरिज नहीं सेट बैठ रही होती है, और बच्चे अच्छे होते हैं उसके बावजूद नहीं सेट बैठ रही होती है। स्त्री ऋण का हमने बच्चों तक में भी प्रभाव देखा है। वो बेचारा खुद तो पीड़ित होता ही होता है, बच्चों तक में भी प्रभाव आ जाता है। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा हो तो उसकी अपनी माँ से चावल लेकर के अपने घर में कायम करना है। चांदी भी ले सकते हैं वो, चांदी की कोई चीज ले लें, चांदी की डिब्बी ले लें, चांदी की डिब्बी में चावल भर लें, या 25 किलो से ऊपर का चावल, 25 किलो का भी कट्टा लेके माँ से लेकर के, माँ के हाथ से लेकर के अपने घर में कायम करने से भी ये शांति होती है। और खास करके उन लोगों को जिनको अगर स्त्रियों से बार बार अपमान का सामना करना पड़ता हो, तो वो ये उपाय तुरंत कायम कर दे। गुरुजी किसी चांदी की डिब्बी में चावल भी ले सकते हैं और 25 किलो का एक कट्टा भी ले सकते हैं, दोनों चीजें सही हैं। हाँ, वो माँ से पता कर लेना वो क्या देने में यकीन कर। अकेली चांदी भी तो ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, बिल्कुल ले। ये देखो, मोती भी ले सकते हो आप। लाल किताब आपको बहुत छूट देती है, आपने सिर्फ कारक चीजों का ध्यान रखना है। आप उनसे मोती एक लेकर के अपने हाथ में भी पहन के धारण कर सकते हो। आप चांदी की कोई सामान आइटम भी ले सकते हो, आप चावल भी ले सकते हो, आप चंद्रमा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ले सकते हो। आप बांस से बनी हुई चीजें आइटम भी अपने घर में स्थापित कर सकते हो, माँ से लेकर के। और सबसे बढ़िया है माँ का आशीर्वाद लेके रखें। और गुरुजी यदि माँ नहीं हो तो फिर उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट है? फिर माँ जैसी कोई महिला, कोई भी मौसी जैसे है, बुजुर्ग हाँ, बुजुर्ग बुजुर्ग महिला है, नानी है। समस्या है। डब्बे वाला उपाय हमें किस लिए करना है? राहु यदि 7वें में हो, अगर स्त्री श्राप है और राहु 7वें में, जिनका चंद्रमा 7वें हो उनमें घर में खोया ना बनाए, दूध फाड़ करके पनीर ना बनाए घर में, तो वो दिमाग ना लगाए। खाने की कोई मनाही नहीं है, बना बनाए ले आओ। जिनका चंद्रमा सब में हो। सर वो नहर का पानी के टीन, कितना बड़ा टीन लेना होगा? वो अपनी मर्जी से, ज्योति जी ये तो बहुत सी कॉमन चीजें हैं जो अपनी मर्जी से। लाल किताब, उसके बाद देखो, लाल किताब हो या वैदिक किताब हो, दान के मामले में सिर्फ क्वांटिटी वही हम सेट करते हैं जहां पर कोई बीमारी हो जाए या कोई अचानक से आने वाला संकट हो। लाल किताब में एक जगह लिखा हुआ है संकटकालीन उपाय,
वहां पर क्वांटिटी का महत्व और वहां पर ही हम जैसे लोगों की इंपॉर्टेंस होती है, जो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सही क्वांटिटी में दान पुण्य करवा करके उस चीज को ठीक कराते हैं। बाकी आप जो सिंपल रेमेडीज में आप अपनी जेब को देखते हुए रेमेडी करें। सूर्य यदि 7वें में हो तो उन्हें दिन के समय में संभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य 7वें में होगा तो भी स्त्री ऋण है। नहीं तो सूर्य शुक्र का मिलन हो जाएगा, और सूर्य शुक्र का मिलन होगा तो आपको तकलीफें बढ़ेंगी, आपको शारीरिक कष्ट बढ़ेंगे, आपको अपनी वाइफ से या अपने पति से संबंधों को लेकर के तनाव की स्थितियां उत्पन्न होंगी। तो ये था स्त्री शराब, बहुत ही कॉमन मिलने वाला है और आजकल ये ज्यादा है, और इसका सबसे बड़ा असर मैंने देखा है इमोशनली डेंटेड फील करना। इमोशनली डेंटेड फील करना, वो भी अपोजिट सेक्स। अगर लड़की है तो उसको लगेगा मर्द ने तेरे को टेंशन दे दी, और अगर मर्द है तो उसको लगेगा औरत ने तेरे को टेंशन। अगला शुरू करते हैं। शशि जी बस फटाफट करा दूं मैं, फिर आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा, नहीं तो ये बहुत लंबा खिंच जाएगा ऋण वाला। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था छोटा सा। अभी आपने सप्तम का बताया, तो अगर सेकंड हाउस में यही सब है तो? वो तो है ही है, मैंने बताया ना, सेकंड में और 7वें में, दोनों में से कहीं पर भी ये कॉम्बिनेशन हो, मतलब राहु हो, सूर्य हो या चंद्रमा हो, चाहे वो सेकंड में हो चाहे 7वें में हो, माना जाएगा। प्लस अगर ये नहीं भी है और शुक्र पीड़ित है, शुक्र राहु कॉम्बिनेशन बैठा है, शुक्र मंगल कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, कई जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ हो, या शुक्र छठे भाव में बैठ गया, नीच राशि में बैठ गया, तो भी ये स्त्री श्राप वैसे के वैसा ही असर करता है, जो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव में पाया है। सर ये 100% सत्य है सर। मेरे पास एक क्लाइंट आया था आज, और हाँ वो शशि जी वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। अनुभव किसी दिन आपका शेयर कर जरूर करवाएंगे हम आपसे। थैंक यू। है तो अगला जो है आप नोट करें, वो है मातृ ऋण, माँ का ऋण। अच्छा, लाल किताब में इसे बहुत बड़ा कर्जा कहा गया है, इसे बहुत बड़ा श्राप कहा गया है। मातृ ऋण को भी बड़ा नेगेटिव वे से लाल किताब देखती है। वो कहते हैं कि लाल किताब की थ्योरी, जो अपनी माँ का ही नहीं हुआ तो वो किसका क्या हुआ। तो माँ का ऋण बहुत सिंपल है, यदि केतु 4th हाउस में बैठा हो। अब इसमें मैंने साथ में जोड़ दिया, यदि केतु 4th में बेशक नहीं बैठा हो, पर जिसका चंद्रमा पीड़ित हो। अब चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, चंद्रमा शनि के साथ बैठा है, चंद्रमा केतु के साथ बैठा है, चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है, तो भी मातृ ऋण वाले प्रभाव देखने में आते हैं। अब उसके क्या है प्रभाव भाई? एक तो 4थे भाव से संबंधित है ये आपका 4th हाउस। तो 4th हाउस आपको समझ जाना चाहिए भाई क्या है। 4th हाउस हमारे मन की शांति है, तो मन की शांति भंग रहती है। जमीन जायदाद को लेकर के भी कभी ना कभी प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी उन्हें अपने वास्तु दोष बड़े दिक्कत में डाल देते हैं। और ये क्यों होता है? सिंपल सी बात है, पिछले जन्म में माँ का अपमान किया, माँ को दुख पहुंचाया, माँ को घर से बाहर निकाल दिया। जो लोग सुन लें, जो लोग अपने माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, ये पूरी जिंदगी उनको श्रापित हो जाते हैं, पूरी पीढ़ियां श्रापित कर लेते हैं जाने अनजाने। ये जितने भी वृद्धा सेंटर खुलते जा रहे हैं देश में, ये देश के लिए बहुत बड़ा अपमान है। ये हमारी सभ्यता, हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा, एक कलंक है। लाल किताब इसका पुरजोर विरोध करती है, कहती है वो सारी जिंदगी मानसिक रूप से शांति नहीं प्राप्त कर पाती। और उन्हें एक और चीज जोड़ दी है लाल किताब में, नदियों को दूषित करना, उनमें गंदगी प्रवाहित करना। इसीलिए बड़े बुजुर्ग जो है, आपने देखा होगा जब गंगा नदी जाते हैं तो कुछ लोग बहुत दूर से प्रणाम करते हैं, चरण छू करके बड़े सम्मान पूर्वक एंट्री करते हैं,
और आजकल मैंने देखा है कुछ बच्चे, उन्हें मालूम नहीं है, उनको समझाना चाहिए हम लोगों को, वो नदी में छाल मार जाते हैं, यंग उम्र है, तैराकी आती है उनको। गंगा जी में ऐसे नहीं कूदना है, गंगा जी में कूदना ही नहीं होता है, गंगा जी में प्रवेश पाना होता है, वो भी उनसे इजाजत लेकर के, हाथ जोड़ करके नमस्कार करके गंगा माँ से प्रार्थना करनी है कि गंगा माँ मैं आपकी गोद में आऊं, मुझे स्वीकार करें, और फिर स्नान करें, और बड़े भक्ति भाव के साथ स्नान करना चाहिए, तो गंगा स्नान सफल होता है। नहीं तो नहाने के पर्पज से घुस गए, गंगा स्नान का कोई लाभ नहीं है। और इसका ये रेमेडी भी है, जिनके मात्र ऋण होता है, यानी कि जिनका चंद्रमा किसी रूप से पीड़ित हो या केतु चौथे भाव में बैठा हो, चंद्रमा शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो, तो उन्हें गंगा स्नान बार बार करते रहना चाहिए। और इस जन्म में जो इस जन्म की माँ है, माँ का आशीर्वाद है, जो हमारी बॉलीवुड फिल्में दिखाते हैं ना कि मेरे ऊपर मेरे साथ मेरी माँ है, तो ये बात लाल किताब भी कहती है, जिसके साथ जिसकी माँ है उसकी अला बला सब टल जाती है। लाल किताब यहाँ तक कहती है कि तुम्हारी मुसीबतें आ भी गई तो छू के चली जाएंगी, छुएंगी जरूर पर टच करके निकल जाएंगी, क्योंकि माँ को वो शील्डिंग के रूप में देखती है। लाल किताब कहती है शील्ड है, माँ का कवच है, आप माँ का आशीर्वाद का कवच है। इसलिए बहुत आसान रेमेडी है, माँ के पांव छू, माँ को चंद्रमा की चीजें खिलाना पिलाना है, अपने हाथ से माँ को दूध पिलाओ, चावल बना के खिलाओ। और सबसे अच्छी रेमेडी मैं समझता हूँ कि अगर माँ को जो चीज पसंद हो, चाहे उन्हें चाय पसंद है, कॉफी पसंद है, गोलगप्पे पसंद है, कुछ भी पसंद है, उपाय की परवाह मत करना, अपने हाथ से ला करके खिलाओ। आपका चंद्रमा कितना भी पीड़ित क्यों ना हो, चंद्रमा ठीक हो जाएगा, और चंद्रमा ठीक हो जाएगा मेंटली आप एकदम सुकून में रहोगे। जिंदगी में सुकून नहीं रहता है, सब कुछ रहता है आपके पास, बस जिंदगी में सुकून नहीं रहता, रात की नींद खराब हो जाती है। जिनका, ये ध्यान रखना, जिनको मात्र ऋण होता है रात को नींद नहीं आती, नींद मतलब चक्कर काटते रहते हैं, यह भी एक लक्षण है मात्र ऋण का, रात को नींद नहीं आती उन लोगों को। दूध ना पिए, दूध छोड़ दें, बल्कि वो दूध अपनी माँ को पिलाएं। अपने ऊपर ऐसे लोग खर्चा नहीं करते, पर खर्चा फिर भी बहुत होता है, इनकी ये समस्या है, कंजूसी बहुत करते रहते हैं। पर अनवांटेड खर्चे उनके होते हैं, बीमारियों पर खर्चा हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति के घर के आसपास कोई जलाशय हो, कोई कुआं हो, कोई नदी हो, कोई नाला हो, भूल करके भी उसको दूषित नहीं करना। या आप ये भी कह सकते हैं किसी भी प्रकार का वाटर टैंक हो या पानी का सोर्स हो, उसे दूषित नहीं करना, नहीं तो ये मात्र ऋण वाला ही मामला बन जाता है। चांदी के 4 चकोर टुकड़े गंगा नदी में जल प्रवाह करना। अब ये ध्यान से समझना है, जिनको ये समस्या ज्यादा आ रही हो, फीलिंग फैक्टर ज्यादा आता हो, उन्हें ये 43 हफ्ते करना चाहिए। अगर ये समस्या कुछ ज्यादा सीवियर नजर आ रही है तो 43 दिन लगातार भी कर सकते हो। अब कोई कहे जी मैं चांदी नहीं छोड़ सकता, तो भैया वो 400 ग्राम चावल ले ले, वो 400 ग्राम दूध भी ले सकता है। पर जो लाल किताब में लिखा है चांदी के चकोर टुकड़े वाला, और मैं 4 चकोर टुकड़े वाला ही मैंने मैक्सिमम प्रयोग करवाया है। गुरुजी इसमें चंद्रमा जो पीड़ित होगा वो चंद्रमा राहु, चंद्रमा केतु, चंद्रमा शनि, शनि और चंद्रमा आपने सूर्य के साथ भी सूर्य, बोला है। और इसमें भी आप अपनी माँ से
चावल लेके, मोती लेकर के कायम कर सकते हैं। अक्सर मैंने जो अनुभव में पाया है, माँ ऐसे लोगों पर लायबिलिटी बन जाती है। माँ का स्वास्थ्य बहुत खराब, माँ की हेल्थ बहुत खराब रहती। कैसे लायबिलिटी बन जाती है? मैंने देखा कई कुछ महिलाओं की कुंडली में ये योग होता है, तो उनका भाई उनकी माँ को नहीं रखता। जब भाई माँ को नहीं रख रहा तो बेचारी उनको उनके ऊपर आ गई। अब उनको या तो उनके वहां जाके सेवा करनी पड़ेगी, टेक केयर करनी पड़ेगी, या अपने पास ले आते हैं वो लोग, तो माँ लायबिलिटी बन गई ना उनकी। और पिता होते नहीं, या पिता होते हैं तो सक्षम नहीं होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सरदर्दी माता की तरफ से भी रहती है। इवन मैंने यहाँ तक देखा कि माँ नाराज रहती है, माँ खुश नहीं रहती। कईयों को लगता है ना, माँ जो है मेरी कितना भी कर लो, मेरी माँ तो मेरे खिलाफ ही रहती है, मेरे भाई को ज्यादा मानती है, या फलाने को ज्यादा देती है, मेरे को तो पूछती भी नहीं है। तो ये सब वही प्रॉब्लम है। तो हमें देखना होगा कहीं चंद्रमा तो पीड़ित नहीं है, कहीं चौथा भाव तो पीड़ित नहीं है, वो सब हमें देखना होगा, तो ये समस्या नहीं आए। अब अगला ऋण करते हैं। गुरुजी इसमें चंद्रमा और बुध की युति भी मानते हैं क्या? चंद्र बुध की युति अच्छी नहीं होती है। ये इसमें मानेंगे क्या ऋण में? नहीं, इसमें हम नहीं मानते। चंद्रमा बुध की युति को पितृ श्राप में माना जाता है। पितृश्राप। पर मैंने वो इतने ज्यादा कॉम्बिनेशन करवाए नहीं है, जानबूझ के नहीं कराए हैं। जो मेरा वीडियो है, उस वीडियो को जाकर के देखिए पितृदोष के, उसमें मैंने ये तमाम कॉम्बिनेशन कराए हैं। मैंने इवन बृहस्पति और बुध का कॉम्बिनेशन भी उसके अंदर करवाया है। वो 3 घंटे का, 2.5-3 घंटे की मेरी वेबिनार है, वो यूं की यूं मैंने डाली हुई है। और जो कि मेरा निचोड़ इतने वर्षों का था, वो उस वीडियो के अंदर है, पितृदोष की योग। उससे yes, बढ़िया आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया। गुरुजी पितृश्राप बहुत और बढ़िया। पितृदोष सेम है? एक ही चीज है, एक ही चीज है। तो इसके लेकिन उपाय हैं गुरुजी सारे आपने उसमें बताए हैं? हाँ हाँ, उपाय बहुत बताएं, जो आज नहीं बताए वो भी बताएं, क्योंकि उसमें वैदिक रेमेडी भी जोड़ी है। हाँ, बड़ी लंबा वैदिक हर्बल रेमेडीज में ये है कि भाई काफी पितरों की शांति करवाएं, 3 घंटे का। पिंडदान कराएं। अब आप इसको लाल किताब में भी जोड़ सकते हो, क्योंकि भाई मुद्दा तो ये है कि अपने बड़े बुजुर्गों का है, तो उनके नाम से दान पुण्य करें, जो उन्होंने लोगों का खा रखा है बेईमानी से, अब वो हम दान पुण्य के रूप में दें, मुद्दा तो ये है। तो वो पितृदोष पितृ श्राप है। तो पिंड दान करवाना, पितृ तर्पण करवाना, ब्राह्मण भोज कराना, गरीबों को अन्न दान करना, ये सब चीज आप इन्वॉल्व कर सकते। मेरा फोकस लाल किताब में है, तो लाल किताब रेमेडीज क्या कह रही है, मैं उस पे ज्यादा आपको बताया है। बाकी उसमें वीडियोस में मैंने वैदिक, लाल किताब सब चीज जोड़ करके मैंने वो पूरा वीडियो बना रखा है। अगला नोट करें, स्वऋण, स्वयं का ऋण, खुद का कर्जा, खुद का ऋण। तो ये कैसे बनता है? ये पंचम भाव से बनता है। जी स्वऋण को बुद्ध के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? मैंने तो बुद्ध बोला ही नहीं है लक्ष्मी जी। खुद खुद स्वयं खुद का स्वयं खुद खुद का है, खुद। सॉरी स्वयं, कोई बात नहीं, सेल्फ सेल्फ। जी जी जी। तो स्वयं का ऋण का मतलब ये कि जो हमारे ही द्वारा पैदा किया गया कर्ज है, हमने ही जानबूझ करके। तो इसके क्या लक्षण है? तो ये पंचम भाव में देखना है सिर्फ आपने। 5वें भाव में राहु नहीं होना चाहिए, 5वें भाव में शनि नहीं होना चाहिए, 5वें भाव में केतु नहीं होना चाहिए, 5वें भाव में शुक्र नहीं होना चाहिए, या अगर नेट सेल में समझना है तो सूर्य का शत्रु नहीं होना चाहिए। ये भी ऐसे भी याद कर सकते हो कि पंचम भाव में सूर्य का कोई शत्रु ग्रह ना हो।
पंचम में राहु आ गया, केतु आ गया, शनि आ गया, शुक्र आ गया, तो स्वऋण का इस जन्म में क्या फर्क पड़ता है? एक तो ये खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं बैठे बैठे। इनके ना भी प्रॉब्लम होते, प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ, ढूंढो। तो ये प्रॉब्लम ढूंढते रहते हैं और जब तक ना मिले इनको शांति नहीं मिलती और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और फिर पूरी एनर्जी लगा देते हैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। और जब सॉर्ट आउट हो जाती है फिर रात की सांस लेते हैं और अगले दिन फिर नई प्रॉब्लम को ढूंढने निकल लेते हैं। तो ये या तो किसी से झगड़ा कर बैठते हैं, कोई डिलीवरी बॉय आएगा उससे झगड़ा कर लेंगे, कोई काम वाला होगा उससे झगड़ा कर लेंगे, नहीं मिलेगा अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कर लेंगे, कुछ ना कुछ, नहीं तो और कोई बाहर का ना मिले तो घर में ही प्रॉब्लम पैदा कर देंगे। तो ये स्वऋण है। ये अक्सर इसके साइड इफेक्ट क्या देखे गए? गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे लोगों को आ सकती है। इनकम टैक्स, जीएसटी विभाग, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं, ये भी इनको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। इनको ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा आदमी कोई ना कोई परेशानी से दबा रहता है और कमाल की बात, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट मानता है और रस्मों रिवाज को ज्यादा नहीं मानता। कहता है मैं आई एम नॉट ऑर्थोडॉक्स, मैं बहुत मॉडरेट किस्म का आदमी, बहुत ही इंडिपेंडेंट किस्म का आदमी। तो कई बार वो अपने रस्मों रिवाज को भी नहीं मानता और मानता है फंसने के बाद तो वो उन उपायों को ऐसे करता है जैसे कि ये भी बोझ है, बस निपटा दे, बस पिंड छुड़ा, मतलब फंसने पर। तो उन्हीं रस्मों रिवाज को मानता है जब घर पे प्रेशर बहुत आ जाता है कि घर से बाहर कर देंगे या तो चुपचाप तू शामिल हो जा। तो वो रस्मों रिवाज को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली फॉलो नहीं करते। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हो कि ऐसे लोग मंत्र जाप इत्यादि को टिक करके नहीं कर सकते, या तो वो मंत्र जाप में बिलीव नहीं करते, करते हैं तो वो कभी भी कंटिन्यूस साधना नहीं कर पाते, कभी भी कोई भी साधना अपने जीवन में पूरी नहीं करते, और करेंगे भी तो 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट करा और उसी में वो सोचते रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं आया तो देवता जी को नमस्कार, देवता चेंज करो। चेंज करने का टाइम आ गया। फ्रेंचाइजी बड़ी जल्दी जल्दी बदल देते हैं देवताओं की, यहाँ तक भी देखा गया है? गुरुजी नहीं दे रहे तो दूसरे के पास चले जाओ, साईं बाबा के पास चले जाओ, साईं बाबा नहीं दे रहे तो हनुमान जी के पास चले जाओ, हनुमान जी नहीं दे रहे तो दुर्गा जी के पास चले जाओ, दुर्गा जी नहीं दे रही तो विष्णु जी के पास चले जाओ। तो हमने ये भी देखा है कि ये फ्रेंचाइजी भी बड़ी जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंचाइजी। लास्ट तक इसमें शनि कंफ्यूज भी बोला रहते है ना? हैं। हाँ, शनि भी बोला है। लास्ट तक कंफ्यूज रहते हैं स्पिरिचुअलिज्म के बारे में कि मैं किस पाथ को फॉलो करूं और किसको ना करूं। वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं मेडिटेशन का पाथ फॉलो करूं, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं मंत्र वाला पाथ फॉलो करूं, या मैं दान पुण्य वाला करूं, या मैं साधना वाला करूं, या मैं तीर्थ यात्रा वाला करूं, या मैं राम भजन करूं, या मैं सत्संग कीर्तन वाला करूं, या मैं केवल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करूं। तो वो अनडिसाइडेड रहते हैं, कभी कुछ पकड़ते हैं, कभी कुछ पकड़ते हैं, कभी कुछ पकड़ते हैं। तो ये भी स्वर्ण की निशानी है। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है। अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि पंचम भाव का संबंध भविष्य से है, तो इनके बुढ़ापे में दिक्कतें ज्यादा आती हैं, और पंचम भाव का संबंध हमारी औलाद से है। और इनको दिक्कत जब से ज्यादा जब आती है जब औलाद इनकी बात मानना बंद कर देती है। ये कहेंगे औलाद को ये कर ले, वो नहीं करेगा, वो दूसरा ही काम करेगा, तो इनको और भी तकलीफ हो जाती है। तो अक्सर देखा गया है वृद्धावस्था में ये ज्यादा नेगेटिविटी फील करते हैं। तो इन्हें भी अपने खानदान से पैसा इकट्ठा करके, देखो जितने भी मैंने अगर नहीं भी बोला तो समझ लेना, सब में यही बात आएगी, ऋण में उपाय में खानदान से पैसा इकट्ठा कर, और मांगना जरूर है, नहीं दे तो 1 का मल्टीप्लाई बाय 10 करके आपने खुद देना है। पर अगर आप अपने मन से ही सोच लो कि देंगे नहीं, ये बात गलत है। ये नहीं करना, क्योंकि लाल किताब कहती है अपनी ईगो भी खत्म करनी है। गुरुजी, खानदान की पीढ़ी को कहाँ तक काउंट करेंगे? अपने बाप और दादा।
उनकी संतानें। हाँ, उनके संतान। बाप दादा दादा है तो उसमें अपना चाचा भी आ गया, ताऊ भी आ गया। और गुरुजी इनसे बहनें भी। पैसे इकट्ठे करके बस मंदिर में दे। बहनों को नहीं जोड़ना, जो बुआ होती है उनको नहीं जोड़ना। नर संतानों को जोड़ेंगे। हाँ, नर संतानों को जोड़ना, बहनों को नहीं जोड़ना, मतलब बुआ को नहीं जोड़ना। मंदिर में देना है कहाँ देने? मंदिर में मैंने कहा यज्ञ करवाना सबका इकट्ठा करके। मैंने ये बोला है लाल किताब में जो मैं ऋण करवा रहा हूँ सब में ही खानदान का जिक्र है। अगर मैं नहीं भी बता पाया, मैं भूल गया किसी ऋण को कराते समय, और जो मैंने रेमेडी बता दी है, तो उसमें मान के चलें कि इसमें भी खानदान से ही पैसे इकट्ठे करने की बात है। ठीक है, तो सभी से पैसे इकट्ठा करके यज्ञ करवाना है। अब इसमें एक चीज और जोड़ रहा हूं मैं कि सूर्य की रेमेडी भी इसके अंदर इन्वॉल्व करनी है। सूर्य के उपाय जो मैंने आपको लाल किताब में सूर्य के कराया था, वीडियो जाके देखना। सूर्य की जो जो रेमेडीज है वो सभी आप फॉलो कर सकते हैं इस उपाय, इस दोष को दूर करने के। तो अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। तो सर अगर हवन गायत्री वाला करा ले तो सूर्य और कोई भी मानवी जी, कोई भी यज्ञ होता है, उसके लिए आप अलग से सलाह लीजिएगा कि यज्ञ कौन सा कराना। फिर मैं एक से बढ़कर के एक यज्ञ बताऊंगा आप। क्या आप राजसूय यज्ञ करवाइए। गुरुजी जैसे आपने बताया था कि जो भी भाव जहाँ गुरु कारक होता है वहां पर शनि जो है वो इतना खराब प्रभाव नहीं देता है। तो पंचम भाव भी जो है वो गुरु का कारक भाव है, तो वहां पर शनि जैसे आ जाता है तो क्या वो। शनि अगर स्पेशल 5वें में आ रहा है तो ये ऋण माना जाएगा, इसे सवऋण कहा जाएगा। ठीक है। तो ऋणों के मामले में आपने ज्यादा हेरफेर नहीं करना। जो जैसे ऋण बताया गया है उसको वैसे ही अप्लाई कर देना है। उसमें हमने बहुत बड़े चेंजेस नहीं लेकर के आने हैं, है ना। वो बात अलग है कि लाल किताब में ये भी कहा गया है अगर सूर्य फिर पहले भाव में हो तो और सवऋण भी बना हुआ हो तो वो ऋण थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि आपका सूर्य पहले से स्ट्रांग हो गया। तो सूर्य काफी हद तक उसका बचाव करता है, पर ऐसा नहीं होगा कि लक्षण ना आए। लक्षण आएंगे पर कम मात्रा में, सिर्फ उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होगा कि उसको वो चीजें नहीं समझ में आए। ठीक है, अगला करें। जालिमाना ऋण। जालिमाना ऋण जो होता है ये निर्दयी बोल, जालिमान का निर्दयी व्यक्ति। इस ऋण को पहचानना भी बहुत आसान है। इसे कई जगह मजदूरों का ऋण कहा गया है, कई जगह गरीबों का ऋण कहा गया है। नेट सेल में ये जब पैदा होता है जब हम किसी गरीब आदमी को, किसी मजदूर आदमी को, किसी लेबर क्लास आदमी को दबा लेते हैं, उसके साथ अन्याय करते हैं, पूर्व जन्म में उसको जमीन जायदाद हड़प लेते हैं उसकी, तो ये दोष पैदा हो जाता है। तो उनका जो कर्ज होता है ये वो जालिमाना ऋण है। तो ये ऋण शनि ग्रह से बनता है। शनि ग्रह यानी कि कुंडली का 10वां भाव और 11वां भाव। यदि यहाँ पर 10वें भाव में, 11वें भाव में शनि ग्रह के शत्रु, शनि ग्रह का मेन शत्रु जो कौन है, वो सूर्य है और चंद्रमा है, मंगल भी है। अब यहाँ पर हमें समझने वाली क्या बात आती है कि दिमाग में आता है कि यार सूर्य वैदिक में पढ़ते हैं तो 10वें भाव में वो दिग्बली बताता है ना। तो वो थ्योरी अलग है, थोड़ा सा ये थ्योरी अलग है, पर जो इसमें लक्षण आएंगे वो लक्षण जो है ना आपको जरूर तंग करेंगे। चाहे 10वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, चाहे 10वें भाव में सूर्य बैठा हो, या 11वें भाव में सूर्य या चंद्रमा बैठा हो, या मंगल बैठा हो, ये आपको तंग जरूर कर। क्या तंग करेंगे इस जन्म में?
इस जन्म में आपको जो है वर्करों से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके अपने वर्कर आपको दुखी कर सकते हैं। पहली बात, वर्कर मिलने में दिक्कत हो जाएगी, वर्कर या टिकेंगे नहीं आपके पास, या आपके यहाँ का काम करने वाला नौकर से भी आपको बड़ी परेशानी रह सकती है। नौकर आपके साथ चीटिंग कर सकता है, नौकर आपके साथ धोखा कर सकता है, नौकर आपके साथ कोई वारदात कर सकता है, उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ा। ऐसे में हमें मजदूरों के ऋण होने से मानसिक शांति प्राप्त नहीं होती है। तो क्या होता है कि अक्सर लोगों के घरों में बड़ी समस्याएं बनी रहती हैं, बड़े ही संकट बने रहते हैं, मेंटल स्ट्रेस उनके साथ बना रहता है। इवन अपने बॉस के साथ उनकी नहीं बनती, क्योंकि पहले उन्होंने खुद अपने नीचे वालों को सताया, अब बॉस की बारी है। ऐसे व्यक्ति को भूल करके भी बे औलाद से कोई जमीन नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा ना खरीदे, ऐसे व्यक्ति से ना लें जो बे औलाद हो, जिसके औलाद हो। नंबर 2, किसी यतीम का घर हो। यतीम उसे कहते हैं जो इसके माँ बाप नहीं होते, कोई गार्जियन नहीं होता। दक्षिण मुखी मकान में भूल के नहीं रहना चाहिए। मैंने बताया है, पिछले जन्म में उन्होंने या तो किसी की जमीन हड़पी है, धोखे से चीटिंग किया है, जमीन में बेईमानी की है, मजदूरों को मजदूरों को तंग किया है, अन्याय किया उनके ऊपर, अपने नीचे काम करने वाले लेबर क्लास लोगों को तंग करा है। तो उससे का सीधा सीधा असर, क्योंकि ये शनि का मामला है और जो शनि पढ़ाया था याद करो, उसका सीधा असर आमदनी पर है। हमारी डे टू डे रूटीन की जो आमदनी होती है वो शनि पर, ग्रह पर बहुत डिपेंड करती है। तो जब जिनकी कुंडली में ये होता है, उनकी आमदनी जो होती है एक लेवल के बाद आगे बढ़नी बंद हो जाती है। और खास करके वो लोग जिनको लेबर लगा के काम कराना पड़ता है, या मजदूरों से काम लेना पड़ता है, या अपने नीचे हेल्पिंग हैंड्स रखने पड़ते हैं, उन लोगों को दिक्कत ज्यादा आती है। उनके घर में, फैक्ट्री में, व्यापार स्थल पे, ऑफिस में आगजनी की घटनाएं, बिजली के करंट में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं, सुसाइडल टेंडेंसीज, परिवार के किसी न किसी सदस्य को सुसाइडल टेंडेंसीज होने का खतरा बना रहता है, और वो फील करते हैं कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। घर में कोई अचानक से अशुभ घटना घट जाना, कोई ना कोई सदस्य लंबी बीमारी से पीड़ित होना, घर का कोई भी सदस्य है उसमें एक बंदा जरूर मिल जाएगा आपको जो लंबी बीमारी से पीड़ित होगा, लॉन्ग टर्म तक चलने वाली प्रॉब्लम से पीड़ित। अब इसमें भी क्या लिखा है? अच्छा, ऐसे लोगों की नौकरी रोजगार में बड़ी दिक्कत आती है। मैंने बताया जिनकी नौकरी करते हैं उनको नौकरियां बार बार छूटती रहती हैं, उनके नौकरी रोजगार से रिलेटेड तकलीफें रहती हैं। तो क्या उपाय कर सकते हैं हम? फिर वही वाली बात, खानदान से पैसा इकट्ठा करें और मजदूरों को खाना खिलाना है, और मजदूरों की संख्या 100 से ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, कई बार लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं जी अगर 100 की जगह 120 हो जाए तो, क्योंकि वो कहीं जाते कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाते हैं, वहां पे मजदूर मिलते हैं। तो मैं कहता हूँ 100 से ज्यादा, चाहे वो 150, फिर 200, फिर 300, फिर अपनी पॉकेट देखो। और ये वही वाली बात है, अगर आप सक्षम है तो 43 दिन लगातार भी कर सकते हैं, मतलब भंडारा टाइप करवा सकते हैं। नहीं तो 43 हफ्ते का रखिए, नहीं तो हर महीने में एक बार करवाइए और 43 महीने तक करवाइए। ये आपने खुद डिसाइड करना है। मैंने ये पाया है
जो मैं अक्सर उपाय बताता हूँ इसका, मछलियों को आटा खिलाना। और वो मैंने जो मछलियों को आटा बताया था ना, जिसमें मैंने जौ का आटा, गेहूं का आटा, सरसों का तेल, काले तिल और खांड, ये सब मिला करके गोलियां बना करके आप अगर मछलियों को खिलाते हो, और मछलियां कोशिश करो 100 से ज्यादा हो। और वैसे तो लाल किताब कहती है कि 100 मछलियां आप लें और उन्हें पानी में छुड़वाएं, मतलब खरीद लें और उन्हें 100 मछलियों को पानी में छुड़वाएं और उनको दाना खिलाएं। और दाना ये 43 दिन तक अगर ये रेमेडी करते हो तो ये संकट नहीं आता। कई जगह पे आपको ये निर्दयता का ऋण भी कह सकते हैं, भाई आप निर्दयी हो गए थे। तो जिन लोगों का मंगल दशम में होता है, सूर्य दशम में होता है, वो अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, तो उनके चांस वैसे ही ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो नीचे वालों को तंग कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको पद दिए होते हैं अच्छे खासे। जिनका मंगल दशम में होता है, सूर्य दशम में होता है, चंद्रमा दशम में होता है, ये लोग किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के आपको हेड मिलेंगे, अपने ऑफिस में हेड मिलेंगे। ये ध्यान रखना, 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल दशम में होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड, अपने ऑफिस में हेड, या किसी सरकार में उच्च पद के ऊपर होते हैं। इसके चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब उनके पास तो वैसे ही पिछला हिसाब किताब है और मौका फिर दे रहा है उसको, तो उन्हें भूल करके भी फिर अपने नीचे वालों के साथ उल्टे सीधे नहीं करना चाहिए, पैसे नहीं दबाने चाहिए, तो धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, या निर्दय पूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये 2 उपाय बहुत सटीक उपाय हैं, इनको करना चाहिए। अब मैंने एक चीज और जोड़ी है, अगर शनि नीच राशि में हो, यानी फर्स्ट हाउस में, तो भी उनके नीचे रहने काम करने वाले लोग उनसे दुखी रहते हैं, मतलब एक अच्छे बॉस साबित नहीं होते हो, नीचे वाले उनकी कटाक्ष करते रहते हैं, या नीचे वाले उनसे दुखी रहते हैं। शनि राहु कॉम्बिनेशन और शनि केतु कॉम्बिनेशन, उनको भी अपने नीचे वालों से धोखाधड़ी के चांस बन जाते हैं। मुझे लगता है आज ये सारे ऋण तो नहीं पूरे हो पाएंगे, तो इसको मैं नहीं खींचूंगा और ज्यादा, माइंड हल्का रहना चाहिए। कर्जे के चक्कर में और कर्जा तुम्हारी सिर के ऊपर बिठा दूंगे, पढ़ाई का कर्जा सर पे चढ़ जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो आज हम यहीं तक कराएंगे। अभी बहन बेटी का ऋण, रिश्तेदारी का ऋण, कुछ ऋण अभी और भी बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर ये चीज ध्यान रखिएगा, रट्टा मार लो इन ऋणों, नो कॉम्प्रोमाइज, नहीं तो आप ये लाल किताब सीखी भी और मजा भी नहीं आया। ठीक बात है। और मैं बहुत शॉर्टकट में बहुत बढ़िया उम्दा तरीके से सिर्फ और सिर्फ मलाई मलाई देना चाह रहा हूँ आपको लाल किताब में। आपका और अपना टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना चाह रहा। ये वो सूत्र दे रहा हूं, आप खुद ही सक्षम बन जाओगे चीजों को पकड़ने में। या वही तरीका है, सूर्य पहले में बैठेगा तो क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, तो मैं उस कराने में यकीन नहीं रखता। मैं चाहता हूं थोड़ा दिमाग को मसाज करो, थोड़ा अपनी कुंडलियों में लगाओ। लाल किताब को सीखना बहुत आसान है, अपने ही परिवार की कुंडलियां लेके बैठ जाओ, अपने ही परिवार में देखो और यहीं से शुरुआत करो आप कि कौन सा ऋण किस बच्चे की कुंडली में, मेरी कुंडली में कौन सा ऋण है, बीवी की कुंडली में कौन सा ऋण है, बच्चे की कुंडली में कौन सा ऋण है, उनको पॉइंट आउट करो, उनके नजर बना के रखो, क्या इनको इस तरह की चीजों में प्रॉब्लम आती है, उनको फाइंड आउट करो, जज करो और फिर रेमेडी करो। रेमेडी लगभग फिक्स टाइप की है इसमें, तो इसलिए मैंने रेमेडी स्पेशल बताई है आपको, हर ऋण के साथ रेमेडी बताई है, वो आप कर सकते हैं। कोई तकलीफ आती है तो आप व्हाट्सएप पे लिखो, ये कोई क्वेरीज है वो चीज लिखो, पर पर्सनलाइज के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मैं पर्सनल जवाब देने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता पब्लिकली, क्योंकि उससे क्या मैं अटक जाता हूँ।
और मैं अटक यूं जाता हूँ यार, मुझे लगता है यार इसको किसी को पीड़ा ना हो जाए, हैं? मेरी कुंडली में पहले ही निर्दय ऋण है, पिछले जन्म का डिक्टेटर रहा हूं मैं, तानाशाह। तो इसलिए मैं सोचता हूँ यार क्यों किसी को, क्यों मैं डांटता और धमकाते समय भी मैं देर नहीं लगाता। और फिर मैं जब डांटता हूँ धमकाता हूँ तो दिमाग में 1% ये नहीं सोचता ये अब क्या करेगा, मुझे लगता है बस मैं ही करूंगा जो करूंगा, सामने वाला कुछ नहीं करेगा। इसीलिए मैं बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत ही अपने स्वभाव को परिवर्तन करके बैठा हुआ हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो मैं स्टूडेंट्स को बात बताता हूं वो बार बार पब्लिकली ना उठाएं। अकेले में कोई बात करनी है, यू आर टोटली ओपन, आप कोई भी किस लेवल तक भी बात करो, अपनी निजी बात। मेरा काम, मेरी जिम्मेवारी निजी बातें सुनना है, उनका सॉल्यूशन देना है, मेरा काम ही यही है, मेरी ड्यूटी यही है। परंतु क्लास में क्या होता है, मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ यार इसको पीड़ा नहीं हो जाएगी अगर मैं ये बात कह दूंगा कि यार तेरा तो फलानी चीज गड़बड़ है, तो मुझे तो इस बात से भी पीड़ा हो जाती है कि मैं किसी का कहूँ तेरा तो यार शुक्र खराब है, तेरा मंगल खराब है, तेरा शनि खराब है, तो मुझे लगता है यार उसको बेचारे को आज क्लास के बाद कैसा फील होगा। है, एक तो क्लास में योग बता दिया, वो बेचारा पहले टेंशन में, ऊपर से उसने पूछा जी मेरे है, हाँ भाई है तेरे, बिल्कुल है, हैं? और ये बता दूं ये भी पहचान है, बीवी भी तेरे को पीटती है, ये भी बता दूं, फिर अच्छी बात नहीं है। तो ये चीज है, तो इसलिए पर्सनलाइज नहीं, आप कंसेप्ट के अनुसार बात करो। मैं उसको बहुत ज्यादा इज्जत दूंगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो मेरी ड्यूटी है कंसेप्ट को क्लियर कर। ठीक है, हाँ मानवी जी बताइए। सर मेरा एक सवाल था कि अगर किसी के पत्री में 2-3 ऋण से ज्यादा हो तो ये सारे मतलब सारे ऋणों के ऋण मानवी जी एक क्या, लोगों के 5-5 6-6 मिल जाते हैं। हाँ ठीक ये बात नहीं है। सोचना कि एक ही मिलेगा, और तो सर 2-3 तो नॉर्मल मिलते ही हैं। जब मैं सारे कराऊंगा 1-2 तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि ना मिले, ये मिलेंगे। पर उनसे घबराना नहीं है, हमें समझना है कि हम पिछले जन्म में किसका कर्जा लेके बैठे हुए हैं। बस सिंपल है, कर्जा चुका दो। हाँ ठीक आपको है। पता चल गया कि आपने एचडीएफसी बैंक से लोन ले रखा है, भाई क्या सोल्यूशन है, भाई चुपचाप चुका दो। और अगर आप एक साथ नहीं दे सकते तो उसकी किस्त बनवा लो, जाके हाथ जोड़ लो, बाबूजी मैं तो 5 साल में नहीं 10 साल में दूंगा, मेरी किस्त थोड़ा छोटा कर दो, और बस बनाने लग। जैसे जैसे किस्त जाती रहेगी बैंक आपको तंग नहीं करेगा, और आपका सिविल स्कोर भी अच्छा हो जाएगा, और अगली बार फिर आपको कर्ज मिल जाएगा। समझ गए बात, प्रैक्टिकली बात बता दिया। तो ऐसे ही पिछले ऋण का कौन सा भाग बस बता दीजिए, वो मेरा मिस हो गया थी थोड़ा। पिछले ऋण का क्या हो गया, पिछले ऋण का थोड़ा मिस हो गया, तो कौन से भाग देखने होते हैं उसमें बस वो बता दीजिए। दूसरा, 5वां, 9वां, 12वां। थैंक यू। अमर जी। हाँ गुरुजी अब कट गया शायद। कविता जी, लक्ष्मी जी। जी गुरुजी। गुरुजी स्वर्ण में आपने बताया 5वें में शनि न हो, अगर होंगे तो स्वर्ण हो जाएगा। मैंने कहा 5 में यदि शनि आ जाए, हाँ वही राहु आ जाए, हाँ। केतु आ तो जाए, या जी शुक्र आ जाए, जी यानी गुरुजी। कि सूर्य के दुश्मन जी अगर लेकिन 5 में कोई भी बैठ जाए तो सवर्ण। अगर यहाँ पे गुरु की युति हो जाए तो इसे माना जाएगा। पहले तो ये देखना जो 4 ग्रह बताए उनमें से कोई बैठा है, हाँ अगर शनि के बैठा साथ, है शनि के साथ बस गुरु बन गया। अब गुरु भी बैठा है तो कोई, वो बन गया। और गुरुजी लाल किताब में काफी बार ये वर्णन आया है कि दक्षिण दिशा में निवास सही नहीं माना गया है काफी जगहों पे, तो इसके लिए क्या चांदी के पत्रे को ही उपाय माना जाए कि क्या कोई और दूसरा? चांदी का पत्रा जो होता है लाल किताब में और वास्तु में मल्टीपल जगहों पर या मल्टीपल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। पहली चीज में कोई एक चीज के लिए नहीं। चांदी का पत्रा राहु के लिए भी यूज होता है, चांदी का पत्रा मंगल दोष निवारण के लिए भी यूज होता है।
तो केवल एक चीज के लिए नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर डिसाइड करता है कि मैं किस चीज के लिए करवा रहा हूँ। तो ये चांदी का पत्रा जब हम लोग उसकी प्लेसमेंट करवाते हैं तो ऊपर से दिखना चाहिए कि जमीन के अंदर दबा रहना चाहिए? दबा देते हैं उसको, दबा देते हैं। धन्यवाद गुरु। कविता जी। सर मेरा ना ये वो गया, ऋण, हाँ ठीक है, मिल गया। हाँ जी बताइए जल्दी। मेरा ऋण से रिलेटेड नहीं है बट विश दोष से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछूं? बोलिए जल्दी बोलिए। सर मून, चंद्र और शनि साथ में है सेकेंड हाउस में, तो वो विश दोष बनता है। तो वो सेकेंड हाउस इज फॉर फैमिली, तो फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फैमिली के प्रति एग्रेशन रहेगा, और वहीं पे चौथे घर में केतु है तो फैमिली से डिटैचमेंट भी देगा। यही क्वेश्चन है कि ये सही है क्या इंटरप्रिटेशन मेरा करें? एक वीडियो है कविता जी विष दोष के ऊपर, बहुत अच्छी रेमेडीज उसमें सजेस्ट की है। विष दोष एस्ट्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल में जाना, विष दोष खोजना, आपको इससे बढ़िया वीडियो नहीं मिलेगा विष दोष के। धन्यवाद सर। एक मैं पूछ लूं? हाँ बताइए अरविंद जी। मैंने ना ये पता करना था कि ये कुंडली बनाने के लिए ना हमारे पास 2 पद्धतियां हैं। ठीक है। एक तो हम पंचांग से बना लेते हैं, एक हम कंप्यूटर से बनाते हैं। ठीक है। जब पंचांग से कुंडली बनती है तो राहु यानी कि उल्ट जाता है, और यानी कि जब हम पंचांग की कुंडली का राहु और टीवी यानी कंप्यूटर की कुंडली का राहु देखें तो उनके घर बदल जाते हैं। वो जब ही होता है अरविंद जी, जब ही होता है जब राहु जो है कम डिग्री का होता है। अच्छा जी। और दूसरी बात, ट्रू वैल्यू ऑफ राहु में कई सॉफ्टवेयर में गड़बड़ होती है, गड़बड़ नहीं होती है, वो दरअसल सॉफ्टवेयर को रिसेट करना होता है ढंग से। अच्छा जी। वो रिसेट करने का तरीका सीख लो, कहीं गड़बड़ नहीं है। तो ठीक है। अब दूसरी बात, पंचांग का तरीका बेस्ट है राहु को डिसाइड करने के लिए। पंचांग में 9 ग्रह दिए होते हैं और जो राशि दे रखी होती है, जिस भी नंबर की राशि में ग्रह दिया होता है उससे अगली राशि में वो तो ठीक है। हाँ मैं यही पूछना था, अगली राशि में प्लेस कर देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। माँ का ऋण किस भाव से पता चलता है? क्या बोला? माँ का ऋण किस भाव से किससे पता चलता है? 4th हाउस, चौथा भाव। उस भाव में अगर केतु हो तो या कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा पीड़ित हो तो। रीना जैन जी बताइए। म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे हैं रीना जी। मेरा क्वेश्चन ये है गुरुजी, आपने दूसरा, 5वां, 9वां, 12वां जो घर बताए हैं चंद्रमा और सबके लिए, इसके साथ अगर इनके फ्रेंडली प्लैनेट्स बैठे हुए हैं लाइक मंगल और गुरु कुछ भी, तब तो ये दोष नहीं एप्लीकेबल होगा? नहीं, दोष एप्लीकेबल होगा, चाहे कोई कैसी भी सिचुएशन में बैठा क्यों नहीं। आपको सीधा अप्लाई करना है फार्मूला, जो ग्रह जिस भाव में बताया अगर वहां पर बैठा है तो समझो दोष आ गया। वो बाद में देखना है कि कौन ग्रह उसको थोड़ा सा कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। दूसरी बात, लाल किताब और भी आपको सुविधा दे देती है, वो लक्षण बोलती है। भाई एक आदमी है, उसकी शादीशुदा जिंदगी ऐसी है कि उसको ज्यादा तकलीफ नहीं है, पति पत्नी दोनों आराम से रह रहे हैं, परंतु उनको अंदर से लगता है यार वो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। बस लगता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं, चल सब कुछ ठीक ठाक रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम है। एक आदमी वो है जो रोज जूते बजाता है, रोज का रोज। एक आदमी जूते ही नहीं बजाता, वो जूते चलाता भी खूब ढंग से एक दूसरे पर। फिर निशानेबाजी का पूरा अपना चलता है हिसाब किताब, किसका निशाना कितना पक्का, वो भी चलता है। अब वो भी ये स्त्री श्राप ही है। एक ये है कि दोनों के बीच में इतनी बड़ी समस्या हो गई कि एक पार्टी थर्ड पार्टी के साथ भाग गई, किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई, या तलाक की बात आ गई, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब सारे के सारे ये एक ही दोष से आई हुई चीज है कि भाई स्त्री श्राप, परंतु हर एक की सीवियरिटी अलग अलग है क्योंकि लक्षण अलग अलग आ रहे हैं। तो ऐसे में हमें लक्षणों से भी समझना है कि अब हमें रेमेडी किस लेवल पे जाके करनी है।
गुरुजी आपने जो वो भी बताया हमने कि देखते रहना है। हाँ, ये जरूर है कि उन्हें कुछ चीजों की सावधानी दूर रखने, क्वेश्चंस जरूर है। जैसे स्त्री ऋण है, अगर वो खुद औरत है तो उसको भी स्त्री ऋण का ख्याल रखना है, उसको भी औरत को दुखी नहीं करना। ये नहीं कि भाई मैं आदमी को ही औरत दुखी नहीं करनी, औरत को भी औरत दुखी नहीं करनी, और औरतें ही औरतों को सबसे ज्यादा दुखी करती हैं, वो अपना स्त्री ऋण खुद ही ज्यादा बढ़ा लेती है, तो वो भी नहीं करना। मजबूर ऋण कैसे बताया है? मजबूर ऋण ये दोबारा वीडियो देखिएगा क्योंकि मैंने दोबारा बताना पड़ेगा, ठीक है? शनि कैसे बनता है? हाँ हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? गुरुजी आपने एक जो कनस्तर बताया है चांदी का, उसमें चौकोर टुकड़ा रखना है पानी लेकर, तो क्या हम चांदी का ही एक छोटा कनस्तर लेके भी उसमें चांदी का टुकड़ा डिप कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, पर टीन में राहु का वास होता है, इसलिए कनस्तर लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अमर जी रह गए हैं, अमर जी बताइए प्लीज। हाँ गुरुजी लाइन थे। गुरुजी मेरा एक प्रश्न था कि जो आप जालिमाना जो निर्दय ऋण बोल रहे थे, उसमें जो आपका सूर्य, चंद्रमा और मंगल जो है शनि ग्रह में होने से, शनि ग्रह में नहीं, 10वें या 11वें में, 10वें में और 11 में भी है क्या? हाँ 11वें भाव, 10वें या 11वें। हाँ, तो और एक मेरा प्रश्न था, ये जो गाय सेवा, जो गो सेवा जो बोल रहे हैं आप, तो उसमें क्या हम लोग गाय दान कर सकते हैं क्या? गोदान कर सकते हैं, गोदान बहुत अच्छी रेमेडी है। पर गोदान के बारे में लाल किताब कहती है कि जब आपकी हेल्थ खराब बहुत ज्यादा हो जाए, मृत्यु शैया के ऊपर पड़े हुए, तो गोदान बहुत अच्छा। पर मैं ये मानता हूँ पर्सनली, गोदान बहुत अच्छा दान है, वो करना चाहिए। और जिनको स्त्री श्राप है उनको तो बहुत ही अच्छा। तो वो गोदान आजकल गाय मिलनी तो मुश्किल है, तो चांदी की गाय दान कर सकते हैं क्या? ये प्रैक्टिकल समस्या है, ये अपने वहां से पता करो। सर मेरा प्रश्न था, अगर सूर्य और शुक्र साथ में हो तो स्त्री श्राप बनेगा या पितृ श्राप बनेगा, ऋण देखना बनेगा? पड़ेगा ना कि कौन से भाव में बैठा है मानवी जी, तो सिंपल बात है। अच्छा सर, ऋण सारे के सारे भाव से रिलेटेड है कि किस भाव में बैठा। सर वो अगर दशम भाव है, मतलब ना तो वो दूसरे और सातवें घर में बन रहा और वो उसमें भी नहीं आ रहा, तो 9 देखिए 12 वहां पर कौन कौन से फिर ऋण बन रहे हैं। आज की वीडियो को दोबारा से रिपीट देखिएगा और फिर दोबारा से लिखिए, और या आपने जो नोट किया है उसको देखिएगा। बहुत आसान है, सिंपल हुबहू अप्लाई करना है, अपना दिमाग नहीं। सर कुल पुरोहित पर बता दें आप, ये अगर हमें पता नहीं कुल पुरोहित का, नहीं फिर तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। हाँ मैं आपको बनाने के लिए तैयार हूँ। पर क्या हरिद्वार में जो होते हैं जिनके जाकर लिखते हैं, वे हो सकते हैं? नहीं, वो कुल पुरोहित नहीं होते। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो आपका हाँ, पर मैं ये कहूंगा उन्हें भी दान देना चाहिए, उन्हें दान तो मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। पर कुल पुरोहित उन्हें कहा जाता है अरविंद जी, जैसे कोई अपने बड़े बुजुर्ग पंडित जी, हमारे बाप, हमारे दादा, जिनके पास जाते रहे हैं। जाते रहे हैं का मतलब ये होता है कि उन्हें हम ब्याह शादी में भी इनवाइट करते हैं, बेशक वो पाठ पूजा का काम नहीं भी कर रहे, या उनके परिवार को कई बार बड़ा प्यार हो जाता है उन लोगों से, चलो भाई हर फंक्शन में बुला लेते हैं, जीवन मृत्यु में याद कर लेते हैं, हर मौके में याद कर लेते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट गुफ्ट करते रहते हैं। ये कुल पुरोहित। जैसे मान लो किसी का दादा ज्योतिषी था, अब दादा तो बचा नहीं, पर आपने उनके बेटे के साथ भी संबंध अच्छा कायम कर रखा है, आप उन्हें शादी में भी बुलाते हो, तो ये कुल पुरोहित वाला ही काम कर रहे हैं। बेशक उनका बेटा पाठ पूजा नहीं कराता, तो ऐसे में कहा गया लाल किताब कि इनको बुलाते रहो। तो जिनको पता ना हो उनका उपाय क्या करें? हाँ, उन्हें फिर नया बनाना चाहिए, क्योंकि हम बुजुर्ग हो गए तो अब हमें कोई नया बनाना है ताकि हमारे परिवार वाले उसको फॉलो कर पाए। हमें किसी से संबंध स्थापित करना है और ताकि उनके साथ हम कनेक्ट कर सकें। अगर नहीं है तो चिंता ना करें, नया बन। ठीक है सर। ये उन लोगों के लिए था जिनके हैं और वो नहीं बुलाते, ये उनके लिए। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं व्हाट्सएप। नमस्कार सर। नमस्ते जी। पिछली बार 20 लोगों ने लिखा, 10 लोग गायब थे। हैं, केतु खराब मत करो। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। थैंक यू।